Yes, Assalamu alaikum students. पोलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आज पेज है जी 359। पेज नंबर 359 निकाल लें अपनी बुक्स का। जी इसका सेकंड पॉइंट हम पेज 359 पे सेकंड पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये है क्या डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा जरा पीछे से आपको रिकॉल करके आगे लेके चलता हूँ। हम पढ़ रहे थे जी क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्टर्स। जी जी, जो भूल रहा है उसको दोबारा रिकॉल कर लेंगे हम लोग, जो आपको भूला है, जो नहीं समझ आया। और ही ज़ाहिर अब इसको ख़त्म तो करना है, पढ़ना है बेटा। साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, जो समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन करते रहें, उसको समझ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। एक दफ़ा इसको हम लोग पढ़ लें, इसके बाद दोबारा इसको फिर कुछ पॉइंट्स इसके जो इंपॉर्टेंट हैं या जो आपको समझ नहीं आया जब हमने क्लॉज डिस्कस करने, तो उस वक्त फिर इसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अभी आप इसको सुने अच्छी तरह और उसके बाद फिर एक दफ़ा पढ़ लें खुद से, तो आपके पल्ले कुछ पड़ जाएगा। अच्छा जी, हम लोग पढ़े थे क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टर्स कौन से होते हैं? जो वोट डालने वाले जो होते हैं, जिन्होंने वोट जो है वो कास्ट करना होता है। आप जैसे होते हैं, आप इलेक्शन में आपके पास राइट है कि आप वोट कास्ट कर सकें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं। पढ़ रहा था कि कहते हैं जी एक तो ए से 21 ईयर होना चाहिए और वो स्पेशली रेजिडेंट होना चाहिए उस हलके का। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, पेज ये मैं वैसे 359 का पेज एंड है, सेकंड पॉइंट है, मैं पीछे से एक पॉइंट रिकॉल करके आगे जा रहा हूँ। पेज 359 का जो है वो एंड सेकंड पॉइंट है, 2 पॉइंट। वो कह रहे थे कि अगर कोई बंदा जो है वो इलेक्टर जो है वो उस इलाके का रहने वाला है, उस इलाके का होगा और जो क्वालिफाइंग डेट जो भी उसने रजिस्टर्ड करवाया होगा वो भी ठीक होगी, तो उसको वोट डालने का राइट होगा। 21 साल से ज़्यादा हो, प्लस जो है वो उधर उस जो हल्का बंदी है उस इलाके का, उस हल्के का रहायशी हो और वो एलिजिबल है। हाँ, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह ना हो, कोई उसने ऑफेंस कमिटेड ना किया हो कोई इलेक्शन के हवाले से, या ऐसा ऐसा जो है वो ऑफेंस जिससे वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, एलिजिबल नहीं हो सकता। उसके अलावा बंदा 21 ईयर ओल्ड है, उसकी हल्का बंदियों के अंदर जो हल्का है उसके अंदर वो उसका रहाइश पजीर है, तो ही इज़ एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। अब वो आगे इसके सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि if a person is in a constituency by reason only of being a patient in an establishment maintained wholly or mainly for the reception and treatment of persons suffering from mental illness or mental defectiveness or being detained in custody, he shall for the purpose of clause 1 be deemed not be रेजिडेंट इन दैट कॉन्सिक्वेंसी। अच्छा, वो कहते हैं कोई पर्सन जो है, अगर जैसे अभी ऊपर डिस्कस करता है कि अगर उस उधर का रहाइश पजीर है, उस हल्के में रहता है, तो वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन कहता है अगर वो बंदा किसी और रीज़न की वजह से, किसी रीज़न की वजह से उस हल्के में रह रहा है, लाइक अगर वो बीमार है, कोई उसका ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इलनेस है, या कोई ऐसी उसके अंदर कोई मसला है जो कि उसको वहाँ रह के ही जो है उसको रिलीफ मिल सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छे उसके रिलेटिव हैं, या जो जो उसकी केयर टेकर है, लाइक वहाँ पे वो कंफर्टेबल है या किसी वजह से भी वहाँ पे वो रह रहा है, तो आप उसको इसको इस अगर वो किसी भी वजह से कोई डिटेन है, किसी की कस्टडी में है,
आप उसको क्लॉज़ 1 के तहत आप उसको जो उस हलके का उसको रेज़िडेंट नहीं कहेंगे। उस हलके का आपको उसको रहायशी नहीं कहा जाएगा, ठीक है? और वो उसको उसके वो एलिजिबल नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके उस हलके के अंदर उस जो है वो, क्योंकि देखिए वो परमानेंट वहाँ का रहायशी नहीं है। वो बीमारी की वज़ह से, किसी मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर की वज़ह से या किसी और वज़ह से किसी कस्टडी में है, तो वो जो है उस हलके का रहाइश पज़ीर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे, a person is disqualified for being an elector in any election in the House of Representative of Legislative Assembly। जी, अब कौन-कौन से पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई वो कहते हैं हो सकता है ऐसा बंदा जो कि वोट कास्ट नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन-कौन सी हैं जी पॉइंट्स? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए। ऐसा बंदा जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज इलेक्टेड वोट, वो वोटर उसको जो है उसका जो राइट है वो उससे डिस्क्वालीफाई होगा। नंबर वन वो ए पॉइंट कह रहा है, ऑन द क्वालिफाइंग डेट ही इज डिटेन्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और इज सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अच्छा जी, वो कहता है क्वालिफाइंग डेट में अगर उसको किसी ने उसको डिटेन किया हो इस रीज़न से कि लाइक वो मेंटली तौर पे इतना उसको कह लें कि जैसे कहते हैं थोड़ा सा दिमागी तौर पे वो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, या कोई वैसे उसके साथ कोई बीमारी हो सकती है, और या उसने अगर उसको कोई कैद मिली है, उसको कुछ सज़ा हुई है, वो कैद में है, तो वो जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकता, उसको वोट कास्ट करने का राइट जो है वो नहीं होगा। We having before the qualifying date been convicted in any part of the Commonwealth of an offence and sentenced to death or imprisonment for a term exceeding 12 months, he remain liable of the qualifying date to suffer any punishment for that offence। जी, अब वो कहते हैं कि बिफोर द क्वालिफाइंग डेट वो होती है, क्वालिफाइंग डेट से मतलब अभी नीचे वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी। क्वालिफाइंग डेट होती है जिस जब आप जब जो इलेक्टोरल होता है वो रजिस्टर्ड करवाता है अपने आप को इलेक्शन के अंदर, जब उसकी रजिस्ट्री होती है कि मैं भी वोटर हूँ, जब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है वो क्वालिफाइंग डेट होती है। जब आपको रजिस्टर्ड किया जाता है तो देखा जाता है कि आप इस हल्के के बाशिंदे हैं, नेटिव हैं, रहने वाले हैं, या सारी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो फेडरल लॉ के हवाले से जो भी कोई कानून साजी है उसके मुताबिक आप एलिजिबल हैं इस हल्के के अंदर वोट कास्ट करने के लिए, तो उसको आपका क्वालिफाइंग डेट या आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कहा जाता है, जिस दिन आपको रजिस्टर्ड किया जाता है एज इलेक्टोरल, एज ए वोटर आपको रजिस्टर्ड किया जाता है उस हल्के के अंदर, ठीक है जी। उसको कहते हैं आपका क्वालिफाइंग डेट कह देते हैं, या इलेक्टोरल इलेक्टोरल आपकी जिस दिन आप रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सज़ा आपकी कन्विक्टेड हुई, आपको कोई सज़ा मिली है, चाहे वो कॉमनवेल्थ किसी कंट्रीज़ के अंदर है, चाहे वो आपकी जो आपको किसी भी जगह की किसी भी स्टेट में कोई आपको डेथ सेंटेंस है, कोई उम्र कैद है, सज़ाए मौत, मतलब सज़ाए मौत, तो वहाँ पे आप कह लें कि एक किस्म की हालाँकि मलेशिया के अंदर राइट कानून, हमारा इस्लामिक कानून भी ये कहता है कि जो है उसको हैंग कर दिया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाबंदियाँ, आपके पाकिस्तान में भी 5-6 साल पाबंदियाँ रही कि आप वो सजाए हैंग नहीं कर सकते, लाइक, तो पेंडिंग रहे और फिर बाद में दी भी गई, लेकिन 5-6 साल इसके ऊपर पाबंदी रही कि आप जो है वो फांसी उसको हैंग नहीं कर सकते। आप डेथ सेंटेंस दे लें, मतलब कि आप एक किस्म की उसको जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसको आप सजा जेल में रख लें, लेकिन उसको मारे ना आप उसको। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा, हमने पहले भी पढ़ा था कि 12 मंथ से ज़्यादा अगर वो सज़ा याफ्ता है या जेल में रहता है, ठीक है? और अगर उसको सज़ा होती है किसी भी ऑफ़ेंस में, किसी कॉमनवेल्थ स्टेट्स के भी अंदर, तो वो जो है डिस्क्वालीफ़ाई हो जाएगा, और वो जवाबदेह होगा उस सज़ा का, जो उसको सज़ा मिलेगी और जो उसको ऑफ़ेंस किया होगा उसके आगे उसको जवाब देना होगा। वो अपने क्वालिफाइड डे से पहले उसके बारे में जवाबदेह होगा उस ऑफेंस के हवाले से जो उसको पनिशमेंट मिली है, ठीक है? और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है इसके ऊपर। आगे इन दिस आर्टिकल 4 उसका ए पॉइंट क्या कह रहा है जी?
Absent voter means in relation to any constituency and citizen who is registered as an absent voter in respect of that constituency. जी एबसेंट वोटर मैंने आपको बताया था, एबसेंट वोटर कहते हैं कि ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को एज ए एब्सेंट वोटर रजिस्टर्ड करवाया, तो वो एब्सेंट वोटर कंसीडर जाएगा उस हल्के के अंदर। अब वो कहते हैं किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर सकते, कोई रीजन की वजह से आप जो पोलिंग जिस दिन पोलिंग हो रही है आप उस दिन पोलिंग वोट कास्ट नहीं कर सकते। आप जैसे मैंने बताया अपने रहायशी तो आप उधर के हैं, आपका ड्रेस है, लेकिन आपकी जॉब की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आप उस जगह पे जो है वो नहीं अवेलेबल, तो आप एज ए एब्सेंट वोटर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है कि आप जॉब करते हैं, रहाइश आपकी फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं कोई मुल्तान में, कोई जंग में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप वापस आके वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो आपको जो है वो उस हल्के के अंदर आपको जो है वो एब्सेंट वोटर कंसीडर किया जाएगा। यू आर एब्सेंट वोटर, ठीक है, किसी वजह से भी हो सकती है, कोई रीजन भी हो सकती है, मैंने तो एग्जांपल जॉब की दी है, एनी रीजन हो सकती है। ठीक है, आगे तो पेज 360, बिल्कुल हाँ जी, पेज नंबर 360 है। पेज 360 का फोर्थ पॉइंट का बी बी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वालिफाइंग डेट जी 360 का बी पॉइंट है, आखिर फोर्थ के नीचे लास्ट पैराग्राफ। क्वालिफाइंग डेट्स means the date on which a person apply for registration as a elector in a constituency, or the date on which he applies for the change of his registration as an elector in a different constituency in accordance with the provision of any law relating to इलेक्शंस। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइंग डेट का क्या मतलब होता है, कहता है क्वालिफाइंग डेट का मतलब ये है कि जिस दिन वो पर्सन ने अप्लाई किया हो, जब अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस हल्के की रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट को, उस दिन को, जो भी डेट, जो भी मंथ होगा, उसको आप क्वालिफाइंग डेट कहा कहेंगे। और कहते हैं कि या उस डेट को जिस दिन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं उधर का वोटर हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस फॉर एग्जांपल उधर का लिखा है, किसी और शहर का लिखा है, या आपका परमानेंट एड्रेस फैसलाबाद का लिखा हो, लेकिन आप फैसलाबाद से मूव कर गए, ठीक है, तो आप जो है वो फिर अपनी जो रजिस्ट्रेशन जहाँ की आपकी, जिस हल्के की आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, ऑटोमेटिकली एज ए रहायशी उस सिटी की आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप अगर उस अपनी रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाना चाहते हैं, 5 साल आप इधर रहे हैं, आप उसके बाद अब मूव हो गए, अब साल 1.5 साल से, तो आप जो जहाँ पे अब रह रहे हैं उस इलाके के जो हल्का है, अपने आप को उधर रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधर भी वोट कास्ट करें, जैसे हमने कल पढ़ा, दो जगह कोई भी बंदा जो है वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये दो हल्कों के अंदर किसी बंदे का भी जो वोट है वो नहीं होता, एक बंदा एक ही वोट कास्ट कर सकता है एट अ टाइम एक जगह पे। ठीक है, हाँ, ये दो वोट्स ऐसे होते हैं आपके, एक छोटा वोट बोलते हैं, एक बड़ा वोट बोलते हैं, एमएनए और एमपी का, लेकिन एक हल्के के अंदर ही एक बंदा वोट कास्ट कर सकता है, दूसरे किसी हल्के में नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि अगर आप उस जगह को छोड़ते हैं, उस जगह को चेंज करते हैं जहाँ पे आपका हल्का पहले था, तो आप दोबारा से अपनी, जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसको दोबारा से जो है वो रीक्वालिफाइंग डेट कहा जाएगा, दोबारा से आप उस जगह के, उस इलाके के होते हैं। देखिए हालांकि अगर आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस भी नहीं, तो फिर आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देते हैं कि देखिए हाँ, मैं शनाख्ती कार्ड पे मेरा इस जगह का एड्रेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अपनी जॉब का प्रूफ या कारोबार का या किसी और रीज़न की वजह से आप यहाँ पे आए होते हैं, तो आप वो प्रूफ देते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे उस हल्के के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, और जहाँ आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन जो है वो हो जाती है इस हवाले से। तो ठीक है जी, ये समझ आ गया कोई क्वालिफाइंग डेट क्या होती है, और ये रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। होपफुली आपने जो है वो पॉइंट समझ लिया होगा। हाँ, ये अकॉर्डिंग टू कहता है लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ, जो लॉ के अंदर जो दफात दी गई हैं इलेक्शंस के हवाले से, उसके मुताबिक जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आगे डायरेक्ट इलेक्शन टू सेनेट इसको छोड़ दे, 362 के ऊपर इसको, पेज को स्किप कर दीजिए अभी फिलहाल। आगे आपका ये द जुडिशरी, ये इसके ऊपर आ जाए, डायरेक्ट इलेक्शन टू द सेनेट इसको रहने दीजिए अभी फिलहाल।
इसको डबल टिक किया हो मैंने, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं तो इसको स्किप किया अभी मैंने। जुडिशियल पावर ऑफ द फेडरेशन, पेज 362 का एंड। जुडिशियल पावर ऑफ द फेडरेशन। There shall be two high courts of coordinate jurisdiction and status, namely। अच्छा जी, अब कह रहा है कि फेडरेशन का जो दायरा कार के दायरे इख्तियार पर और हैसियत में दो कहता है कोर्ट्स होंगी। दो कोर्ट्स कौन कौन सी हैं जी? एक तो कह रहा है जी आगे इसका जो ए पॉइंट है, one in the states of Malaya, which shall be known as the High Court in Malaya, and shall have its principal registry at such place in the states of Malaya as the young the Patanagon may determine dash। अच्छा जी, वो कह रहा है मलेशिया की रियासतों में से एक जो मलाया में हाई कोर्ट के नाम से मशहूर होगी, ठीक है, एक और उसकी और उसकी जगह पर ही उसकी जो है रजिस्ट्री होगी, जो अमूर जो होंगे उसके वो दर्ज होंगे, और वो जो अमूर दर्ज होंगे वो आपका जो स्टेट ऑफ मलाया जो यांगडी पटेवान अगोंग जो किंग है वो उसका उन अमूर को तय करेंगे, उनका तयन करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ मलाया कहता है आपकी मलेशिया की रियासतों में से एक जो मलाया है रियासत है उसमें हाई कोर्ट के नाम से मशहूर होगी, हाई कोर्ट। और उसी जगह पे जो है उसकी वो जो है जो भी उसकी प्रिंसिपल रजिस्ट्री जो है उसकी जो अमूर होंगे उसके दर्ज होंगे उस प्लेस के अकॉर्डिंग। और वो कहते हैं जो इनका तयन करेगा, जो यानी कि एक किस्म का जिसकी आप कह लें कि मंजूरी के बगैर या जिसकी जो चीज़ें हैं वो यांग डी पटवानागोंग जो किंग हैं वो तय करेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो अमूर है वो उनको डिटरमिन करेंगे, ठीक है। आगे इसी तरह देखिए जैसे मलाया के बाद उसके आगे दो सबा एंड सरावक, ये दो 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 उसकी रास्ते हैं। ये मैंने बताया था ईस्टर्न साइड ऑफ मलेशिया है ये, जो ये रियासतों की डिस्कस कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड है मलेशिया की, ठीक है। आगे वो कह रहा है जी वन इन द स्टेट ऑफ सबा एंड सरावक विच शैल बी नोन एज द हाई कोर्ट एंड सबा एंड सरावक शैल हैव इट्स प्रिंसिपल रजिस्ट्री एट सच प्लेस इन स्टेट्स ऑफ सबा एंड सरावक एज द यांगडी पठानगोंग मेड डिटरमिन। जी वही बात, एक उसने कहा मलाया की जो उसकी होगी, और दूसरा हाई कोर्ट जो है वो इन इन दो रियासतों की, ठीक है। और इसी तरह इन रियासतों के भी जो अमूर हैं वो उसी जगह के लिहाज से दर्ज किए जाएंगे, और जो भी रजिस्ट्री उसके मुताबिक होगी, और इसकी भी जो एक किस्म को कह लें कि ओवर सुपरविजन होगी, वो कौन करेगा? यांग डी पटवान गोंग जो है वो भी इनकी चीज़ों का जो है वो उसका तयन करेंगे, ठीक है। और आगे क्या क्या है जी? And such inferior courts as may be provided by federal law as high court and inferior court shall have such jurisdiction and power as may be conferred by or under federal law। जी, अब इसमें वो इन्फीरियर कोर्ट्स की बात करें, इन्फीरियर कोर्ट से मुराद है स्टूडेंट्स लाइक आपकी जो छोटी जो कोर्ट्स है, लाइक आपकी जैसे हाई कोर्ट से नीचे आपकी वो जो कोर्ट्स हैं जैसे सेशन कोर्ट, ठीक है। आपकी जो हाई कोर्ट से नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं उस हवाले से बात करें, जो छोटी अदालतें होती हैं, वो कहता है हाई कोर्ट और जो इन्फीरियर कोर्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू अपनी जुरिडिक्शन के अंदर, अपने पार के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल लॉ ने सॉरी उनको अता की होंगी, उस पार्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं पार को इस्तेमाल करेगा जो फेडरल लॉ, जो आपको वफाकी जो लॉ है उनको जितनी इख्तियारात देता है, उनके दायरे कार के अंदर जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात के अंदर रहते हुए वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगी। हाई कोर्ट्स और जो इन्फीरियर कोर्ट्स हैं, जो छोटी कोर्ट्स हैं, वैसे तो इन्फीरियर अदना को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि जो छोटी अदालतें हैं उस हवाले से बात की जा रही है। जो वो अपना जो सर्विसेज है अकॉर्डिंग टू फेडरल लॉ के मुताबिक, अपनी जुरिडिक्शन के मुताबिक अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। एक सेकंड बचो।
अच्छा जी, आगे ये कह रहा है स्टूडेंट्स, ये बात कर रहे हैं 1A, उसी पेज पे 363 पे, द कोर्स रेफर टू इन क्लॉज 1 शैल हैव नो jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of the Sharia courts। अच्छा, वो कह रहा है कि आपकी जो क्लॉज वन के अंदर कोर्ट्स के हवाले से जो रेफरेंस दिया गया है, जो रेफर किया गया है, जो कानून साजी है क्लॉज वन के अंदर, जो एक है उसके अंदर, वो कहता है कानूनी दायरा इख्तियार के अंदर कानूनी दायरा कार रियासती इख्तियारात हासिल नहीं होगी, रियासत को वो इख्तियारात हासिल नहीं होगी जो कि जुरिडिक्शन में आते हो शरिया कोर्ट के। अब ये हमारी जो शरिया कोर्ट है ना, SHARIA, जो हम शरीयत कोर्ट जिनको बोलते हैं, ये वही कोर्ट्स हैं, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो ये स्पेल मलाया जो मलेशिया के हैं, वो SYARIAH, ये इस तरह स्पेल करते हैं। हम इसको जो है वो SHARIA शरिया या शरीयत कोर्ट के हवाले से बात करते हैं। बेसिकली ये कोर्स वही है जो कि आपके इस्लामिक लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं या उनको एक्सप्लेन करते हैं। आपकी जो शरीयत कोर्ट्स होती है जो स्पेशली इस्लामिक लॉ के हवाले से, तो कहता है इस्लामिक लॉ की जो शरीयत कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर कोई भी मैटर है, उसके अंदर अमल दखल जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लॉज वन के तहत कोर्ट्स को जो है अमल दखल जो है वो नहीं दे सकती उन मामलात के अंदर। ठीक है, शरिया कोर्ट की जो जुरिडिक्शन के अंदर जो मामलात आते हैं, उन मामलात के अंदर आपकी जो दूसरी कोर्ट्स है क्लॉज वन के अंदर जो मेंशन की गई है, वो कोर्स अमल दखल जो है वो नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि इसमें इस्लामी कवानीन के हवाले से है ये शरीयत कोर्स बनाई इसीलिए की जाती हैं कि आपकी जो इस्लामिक लॉज है, रूल्स, रेगुलेशन है, एक तो उनको नाफिज कर सके और उनको आगे जो है एक तरतीब दे सके। बेसिकली जो भी इस्लामिक लॉज के हवाले से बात होती है जो हमारी कुरान और सुन्नत है, तो ये यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, ये भी शरीयत कोर्स ही लिखा है, शरिया कोर्स ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का फ़र्क है, वो SYARIH लिखते हैं और उनकी ये स्पेल है। हम लोग इसको जो है वो गालिबन यही स्पेलिंग है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो गूगल से देख लीजिएगा, शरिया SHARIA शरिया और AT शरीयत और कोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली दोनों कोर्ट्स का मतलब यही है कि जो इस्लामिक रूल्स, रेगुलेशन, जो लॉज हैं, उस हवाले से जो भी मामलात हैं वो ये तय करेगा। ठीक है जी। जी बच्चों, इतना ही काफ़ी है आज के लिए, बाकी कल हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि असल में इनकी वर्ड टू वर्ड जो है इनका तर्जमा करना पड़ता है, तो इसलिए ज़रा एहतियात से थोड़ा थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं भाग रहा। आप लोग तो ये कह रहे हैं सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ा रहा हूँ, दो दो तीन तीन पेज ही डेली के पढ़ रहे हैं हम लोग। और अगर एक एक पेज कर देंगे तो बच्चे ही इसके 300 सफ़े जो हैं वो फिर 3-4 महीने में ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं। और साथ साथ आप कट जो मैं करवा रहा हूँ उसको करी जाइएगा, बाद में मुझे ना याद रहेगा और फिर टाइम भी लगता जा रहा है, मैं देखूंगा कौन कौन सी चीज़ें कट की, कौन सी ऐड की, तो फिर जेन से निकल जाता है। इसलिए आप साथ साथ जो है वो चीज़ों को ऐड और लेस जो भी करना है उसको करते जाइएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल है इन पॉइंट्स में से तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलें तो बेहतर है। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट अनक्लियर है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। जी बच्चों, कोई बात जो समझ नहीं लगी जल्दी पूछें, कोई पॉइंट, और अगर समझ लग गया तो ठीक है, फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। आप, शमूना, मुनज़्ज़ा और एक और कौन था, आप लोग फर्स्ट लेक्चर में क्यों नहीं आए भाई?
अच्छा, चले जी, हम एहतराम करते हैं आपके मसाइल का, किसी का इंटरनेट मसला है या कोई भी मसला है, आपकी इन एक्सक्यूज का, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों से इसलिए मुझे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं रहती कि आप लोग एटलीस्ट लेक्चर तो लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं लेते उनसे मैं ज़रूर खफा हूँ। और कल भी आपका लेक्चर है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल, जो ये वो टाइम टेबल उसी के मुताबिक, ये उसको छुट्टी मत समझे कल 25 दिसंबर की, कायदे आजम डे की, या वैसे 25 से जो आपको ऑफ होंगे तो उसको ऑफ मत समझिएगा। कोई अभी ऑफिशियली किसी किस्म की कोई जो हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आपके टाइम टेबल के मुताबिक ही आपका जो वो आपकी जो मामलात हैं सारे वो होंगे, ठीक है, आपकी जो क्लासेस हैं वो होंगी। बाकियों का मुझे पता नहीं, मेरी तो होगी इसी इसी टाइम के मुताबिक, बाकी कोई लेता है या नहीं लेता मुझे उसका नहीं पता। जी मैं अब मेरा पाकिस्तान स्टडी का था ना आज फर्स्ट लेक्चर, 10 बजे। पाकिस्तान स्टडीज़ का मेरा आज 10 बजे लेक्चर था, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन लेक्चर होता है ना पाकिस्तान स्टडीज़ का। जी बेटा, आज हम लोगों ने वो मिंटो माले रिफॉर्म्स के हवाले से सारा पढ़ा है, और नोट्स जो है वो सेंड किए ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिए। बेटा बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकी तो लेक्चर लेते हैं, छुट्टी नहीं भी होती उस दिन भी लेक्चर कोई लेते हैं या नहीं लेते। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा तो आपको पता है, मैं तो ना छुट्टी करता हूँ, और कोई बहुत आपकी जेन्युइन छुट्टी है उसी दिन ही मेरी छुट्टी होती है, वरना आपने देखा होगा कि मेरी कोशिश होती है हर सर्कमस्टांसिस में लेक्चर लूँ। और मे भी आपको ये बातें अच्छी नहीं है, आपको मेरी हैबिट अच्छी नहीं लगती होगी कि सर जो है लेक्चर छोड़ते नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पता है आपकी एज या स्टेज पे हमें जो रेगुलर टीचर होता था वो इतना बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं ये चीज़ करती स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से जो है लेकिन मेरी शुरू से आदत है, मैं कहीं भी होता हूँ मेरी रेगुलर ही मैं जाता हूँ। मैंने बहुत कम, कोई जेन्युइन मसला है तो उससे कोई छुट्टी होगी मेरे साथ या कोई वैसे, वरना अदरवाइज मैं जो है वो आता हूँ, टाइम से आता हूँ, टाइम से जाता हूँ, और कोशिश होती है कोई लेक्चर जो है स्किप ना हो मेरा। सलाह भी ऐसे रखे कोई जेन्युइन मसला ना हो। अच्छा जी, बैंक्स वगैरह तो बंद होते हैं बिल्कुल, बैंक से हमारा क्या ताल्लुक हमजा? पता नहीं, हमजा कह रहा है जी बैंक्स बंद होते हैं, मेरे को पता नहीं यार, होते नहीं होते हमें तो नहीं पता। 25 दिसंबर को। जी हुसनैन, थैंक्स। चलिए स्टूडेंट्स, नताशा, सऊद इब्राहिम, आकाशा, मुनज़्ज़ा, हमजा, ज़िशान, शमूना, आप लोग प्रेजेंट हैं, और बाकी सारे एब्सेंट हैं, आप लोग की प्रेजेंट लगा रहा हूँ। ओके, ज़िशान रेगुलर हो जाओ, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठते हैं उनको भी ज़रा रेगुलर करो। जी स्टूडेंट्स, और कोई बात को माइंड में कुछ बात को पूछे तो बताएं, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग अपना लेक्चर को वाइंड अप कर दें।
Everything's okay and clear? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। 2 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट होने लगी है आपकी। अल्लाह हाफिज।